हाय फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चली होगी। टेड ह्यूज के पिछले सेशन में हमने टेड ह्यूज का एक छोटा सा इंट्रो देखा था और उसके अलावा क्रोअलाइड्स जो पोयम है इनकी उसका इंट्रो और समरी की बात की थी हमने। आपके एल्टी ग्रेड मेंस के लिए हो सकता है कि जो ऐसे राइटर या पोएट्स हैं जो आपको लगे कि शायद इससे नहीं आने वाला है, जिनके क्वेश्चंस जो हैं आप इग्नोर कर दें, हो सकता है कि दो चार क्वेश्चन आपको वहाँ से भी देखने को मिले। तो आपसे कहने की बात यही है कि जो मेन मेन और कम मेन या ज़्यादा मेन को थोड़ा सोचना बंद करिए। पूरा सिलेबस कोशिश करिए कि कवर हो, है ना। सभी पोएम्स की आपको थीम पता हो, सभी जो नॉवेल हैं उनकी स्टोरी पता हो, जो प्ले हैं उनकी स्टोरी पता हो, उनकी थीम पता हो, कैरेक्टर्स के नाम पता हो। तो जितना ज़्यादा अपना तो आप तैयार रखेंगे सिलेबस, उतना ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आप जो भी क्वेश्चन वहाँ पूछा जाएगा उसको आसानी से करके आएंगे। ठीक है भाई। चलिए, तो आज के सेशन में हम क्वेश्चन आंसर से शुरू करने वाले हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इट सेज हाउ डज टेड ह्यूज किस तरह से यूज करते हैं फिगर ऑफ क्रो के फिगर को इन क्रोअलाइट्स, अपनी पोयम क्रोअलाइट्स में, टू सिंबलाइज करने के लिए द डार्कर एस्पेक्ट, एक अंधकारमयी एस्पेक्ट को, स्वरूप को, ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इंसानों के अस्तित्व और क्रिएशन। यानी ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टेड ह्यूज ने अपनी पोयम क्रोअलाइट्स में क्रो या कौवे का यूज इंसानों के अस्तित्व और उसके निर्माण के डार्कर एस्पेक्ट्स, अंधकारमयी स्वरूप को किस तरह से पेश करने के लिए प्रतीकात्मक ढंग से यूज़ किया है, वो बता दीजिए। चलिए बता देंगे अपन कि इन्होंने क्रो जो कैरेक्टर चुना है, जिसको प्रोटोगनिस्ट कह दीजिए, वो क्यों चुना है और कैसे इन्होंने इसको एक प्रतीक बना दिया है ह्यूमन एग्जिस्टेंस और क्रिएशन के पीछे छिपे हुए रहस्यों का। इन क्रोअलाइट्स में टेड ह्यूज जो है यूज करते हैं द फिगर ऑफ क्रो के फिगर को, टू सिंबलाइज, प्रतीक पेश करने के लिए, द डार्क, अंधकारमय, क्योटिक, अव्यवस्थित एंड डिस्ट्रक्टिव और विनाशकारी साइड्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इंसानों के अस्तित्व के एंड क्रिएशन और उनके निर्माण के। यानी टेड ह्यूज ने क्रोअलाइट में क्रो का जो सिंबल या प्रतीक यूज़ किया है, या क्रो को यूज़ किया है हमारे सामने प्रतीक को प्रस्तुत करने के लिए। किस बात का प्रतीक? कि जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मानव के अस्तित्व और क्रिएशन से जुड़ा हुआ है, कि इसके क्रिएशन में, इसके अस्तित्व में बहुत रहस्यमयी, अंधकारमयी चीज़ें हैं, अव्यवस्थित चीज़ें भी हैं और डिस्ट्रक्टिव साइड्स हैं, और उसकी जो दूसरी साइड्स हैं वो कैसी हैं? विनाशकारी भी हैं। अनलाइक ट्रेडिशनल व्यूज़, पारंपरिक तरीकों या दृष्टिकोण के बजाय, ऑफ अ लविंग, एक प्यारे एंड ऑर्डर्ड क्रिएशन और व्यवस्थित क्रिएशन के तौर पर, ह्यूज शोज अ वर्ल्ड, ह्यूज जो है इस दुनिया को दिखाते हैं। यानी इनका दुनिया को दिखाने का तरीका अलग है जो ट्रेडिशनल तरीका है उससे। फिल्ड विथ हॉरर, और वो दिखाते हैं कि दुनिया जो है डर से भरी हुई है, खालीपन से भरी हुई है, ये अच्छा है, एंड डीके, और बर्बादी, विनाश से भी भरी हुई है। एट द स्टार्ट, शुरुआत में क्या होता है? क्रो देखता है ग्रांड इमेजेस ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया की महान तस्वीरों को। द हर्डेड माउंटेन्स को देखता है। स्टीमिंग इन द मॉर्निंग, और सुबह में जो धुआं निकालते हुए, यानी उनमें जो बर्फ जमी हुई है उससे धुआं सा उठता हुआ दिखाई देता है इसको। एंड द डार्क स्पाइंड सी, और ये एक रहस्यमय स्पाइंड सी को भी देखता है, समंदर को भी देखता है। दीज आर नॉट कंफर्टिंग बट थ्रेटनिंग, ये जो माउंटेन या जो सी का ये दृश्य है ना, कोई कंफर्टिंग नहीं है, आरामदायक नहीं है, बल्कि थ्रेटनिंग, डरावना है। शोइंग, ये दिखाता है नेचर एज वायलेंट, नेचर को कैसा वायलेंट दिखाता है, हिंसात्मक दिखाता है, हिंसक दिखाता है। एंड ओवरवेलमिंग, और ओवरवेलमिंग भी दिखाता है, वशीभूत होना किसी चीज़ से। द स्टार्स आर डिस्क्राइब्ड, तारों को डिस्क्राइब किया गया है कैसे? एज फ्यूमिंग अवे, जैसे कि वो धूमिल होते जा रहे हैं, मतलब छिपते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं। मशरूम्स ऑफ द नथिंग फॉरेस्ट, और मशरूम्स को भी ऐसे ही दिखाया गया है, ऑफ द नथिंग फॉरेस्ट, जो उस जंगल के हैं जो कुछ नहीं। द वायरस ऑफ गॉड, वो एक वायरस ऑफ गॉड की तरह दिखाया गया है। हेयर ह्यूज सजेस्ट, सो यहाँ पर ह्यूज सजेस्ट करते हैं दैट की क्रिएशन इट सेल्फ इज पॉइजन, कि ये जो हमारा निर्माण है ना, हमें जो बनाया गया है वही उसी में जहर है।
कनेक्टेड टू अ फॉल्स, जो है कि एक झूठे एंड डिस्ट्रक्टिव और विनाशकारी रिलीजियस धार्मिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। हमारी जो क्रिएशन है, हमारा जो निर्माण है। क्रो बिकम्स हॉरिफाइड, क्रो बड़ा भयभीत हो जाता है, डर जाता है। ही शिवर्ड विथ द हॉरर ऑफ क्रिएशन, वो उस निर्माण की हॉरर, भय को, डर को देख करके कांप जाता है। दिस क्रिएशन, ये जो निर्माण है, सिंबलाइजेस, प्रतीक प्रस्तुत करता है हमारे सामने कि हाउ ह्यूमन बीइंग्स, की कैसे इंसान, व्हेन लुकिंग ऑनेस्टली एट द वर्ल्ड, जब दुनिया की तरफ ईमानदारी से देखते हैं, सी नॉट पीस, तो उन्हें शांति, आराम, सुकून कहीं नहीं दिखाई देता है, बट सफरिंग एंड डिके, लेकिन उनको जो दिखाई देता है वो क्या है? कष्ट है और विनाश है। ह्यूज देन, इसके बाद ह्यूज क्या करते हैं? शिफ्ट्स टू डिस्टर्बिंग एवरीडे इमेजेस, फिर ये जो हमारे सामने दिन प्रतिदिन आने वाली डिस्टर्बिंग, परेशान कर देने वाली तस्वीरें हैं ना, उनकी तरफ हमें ले जाते हैं। शू, एक जूता विथ नो सोल, जिसमें सोल नहीं है। रेन सॉडन एंड अ गार्बेज कैन बॉटम रस्टेड अवे, करेंगे पहले तो जूता दिखाते हैं जिसमें सोल नहीं है, उसके बाद एक गार्बेज कैन दिखाते हैं जिसमें कूड़ा भरा हुआ है, बॉटम रस्टेड, जिसके बॉटम में, तली में जंग लग चुकी है। दीज ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट ह्यूमन लाइफ, ये जो ऑब्जेक्ट हैं ह्यूमन लाइफ को क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं एज ब्रोकन, टूटा हुआ, अबंडेंड, त्यागा हुआ, एंड मीनिंगलेस, और अर्थहीन। द इमेज ऑफ अ फेस स्मोकिंग बिसाइड अ मोशनलेस हैंड, एक इमेज जो है दिखाई गई है, अ फेस, इमेज ऑफ फेस, सॉरी, एक चेहरे को दिखाया गया है, चेहरे की तस्वीर को, स्मोकिंग बिसाइड अ मोशनलेस हैंड, जो कि स्मोक कर रहा है, बिसाइड, बगल में, अ मोशनलेस हैंड, एक स्थिर हाथ के बगल में, इज हॉन्टिंग इट, वो उसे डरा देता है। शोज, वो दिखाता है कि स्पिरिचुअल पैरालिसिस, ये उसको स्पिरिचुअल पैरालिसिस यानी दैवीय तौर पर पैरालाइज हो गए हैं लोग, ये दिखाता है। एंड एम्प्टीनेस, और उनके खालीपन को दिखाता है। इन मॉडर्न एग्जिस्टेंस, इस आधुनिक अस्तित्व में, आधुनिक दुनिया के रहने वालों में। ठीक है, अच्छा लिखा है, जो दिखाना चाहिए वो दिखा भी दिया है इन्होंने, कि वाकई में दुनिया जो है वो देखने में तो खूबसूरत है, या और लोग भी आपको बड़े खूबसूरत और एक से एक स्टाइलिश देखने को मिलेंगे, लेकिन जब उनके आप अंदर झांकिएगा ना, तो बड़ा परेशान होंगे, बिल्कुल खाली होंगे, चैन सुकून नहीं होगा उनके पास। व्हेन क्रो ब्लिंक्ड, जब वो आंख पलक झमकाता है, क्रो, नथिंग फेडेड, कुछ भी धूमिल नहीं था। इट शोज, ये दिखाता है, दैट कि दिस इज नॉट अ नाइटमेयर, ये कोई सपना नहीं है। मतलब वो जब ये भयानक चीज़ें देखता है तो एक बार पलक झपकाता है कि ऐसे तो नहीं मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन वो सपना नहीं था, बट हार्श रियलिटी, बल्कि वो एक कठोर सच्चाई थी। क्रो एक्टिंग लाइक अ डार्क गॉड, क्रो जो है, जो कौवा है, वो एक डार्क गॉड, अंधकारमयी देवता की तरह एक्टिंग करता है। इस फोर्स टू विटनेस एवरीथिंग, और वो मजबूर हो जाता है हर चीज़ को देखने के लिए, या हर चीज़ के प्रति गवाह बनने के लिए। अनेबल टू स्केप, अनेबल टू स्केप, और वो वहाँ से बच निकलने में असमर्थ है, वहाँ से निकल ही नहीं पा रहा है। दो थ्रो क्रो, क्रो के जरिए ह्यूज प्रेजेंस अ बिलीक विजन, जो ह्यूज हैं वो एक बिलीक विजन, बंजर दृश्य को हमारे सामने पेश करते हैं निर्माण के। अब वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया के निर्माण के, विदाउट कंफर्ट, जहाँ आराम नहीं है, वेयर, जहाँ पर वायलेंस, हिंसा, इम्पिटीनेस, खालीपन, एंड एलियनेशन, और अलगाव, अजनबीपन, रिप्लेस, इन सभी ने रिप्लेस कर दिया है होप, हमारी आशा को। येट क्रो ऑल्सो सिम्बलाइजेज, फिर भी क्रो सिम्बलाइज करता है, और क्या सिम्बलाइज करता है? रिजिलियंस को, एज ही सर्वाइव्स इन दिस ब्रोकन वर्ल्ड। रिजिलियंस मतलब कि अब मैं रुका हुआ हूँ, हार नहीं मान रहा हूँ, हार ना मानने का भी प्रतीक है। एज ही सर्वाइव्स, क्योंकि वो सर्वाइव कर जाता है, इन दिस ब्रोकन वर्ल्ड, इस टूटी हुई दुनिया में, बिखरी हुई दुनिया में। रिफ्लेक्टिंग द हार्श स्ट्रगल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, और ये दिखाता है कि किस तरह से जो इंसान है वो भी इसी स्ट्रगल, संघर्ष के साथ में ज़िंदगी गुजार रहा है। ठीक है भाई, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2, एंड इट सेज, हाउ डज टेड ह्यूज यूज इमेजरी, किस तरह से इमेजरी यूज करी है टेड ह्यूज ने इन क्रो अलाइट्स में, टू प्रेजेंट करने के लिए द हॉरर ऑफ क्रिएशन, निर्माण के डर को, एंड द इम्पिटेनेस ऑफ मॉडर्न ह्यूमन लाइफ, और आधुनिक मानव के जीवन के खालीपन को किस तरह से इन्होंने व्यक्त किया है, या क्रोअलाइट्स में जो इमेजरी इन्होंने यूज़ की है इनको प्रकट करने के लिए, उनके बारे में बता दीजिए। चलिए बता देंगे बिल्कुल।
टेड ह्यूज पोएम क्रोअलाइड्स इज सैचुरेटेड भरी हुई है विथ डार्क रहस्यमय ग्रोटेस्क्यू इमेजरी और भयानक तस्वीरों से दैट ट्रांसफॉर्म्स क्रिएशन, जो क्रिएशन को ट्रांसफॉर्म करती है इनटू अ नाइटमेयर, एक डरावने सपने में। इंस्टीड ऑफ सेलिब्रेटिंग द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता को सेलिब्रेट करने के बजाय ह्यूज क्या करते हैं, डेपिक्ट्स इट, इसे मानते हैं, इसे पेश करते हैं एज टेरिफाइंग एंड पॉइजन, एक डरावनी और जहरीली दुनिया के तौर पर। द सी शोन नॉट एज लाइफ गिविंग, समुद्र को जीवनदायी नहीं दिखाया गया, बट एज अ डार्क स्पाइंड, बल्कि उसे एक डार्क स्पाइंड की तरह दिखाया गया है। सरपेंट, जो कि जिसकी तुलना सांप से की गई है, विथ द होल अर्थ इन इट्स कॉइल्स, जिसने अपनी कॉइल में पूरी दुनिया को लपेट रखा है। एन इमेज ऑफ सफोकेशन, ये जो इमेज है एक सफोकेशन की इमेज है, दम घोटने वाली इमेज है, रादर देन नरिशमेंट, पालन पोषण के बजाय। सिमिलरली, ठीक इसी तरह से, द स्टार्स डू नॉट शाइन, तारे चमकते नहीं है विथ होप, आशा से, बट लेकिन, आर डिस्क्राइब्ड एज फ्यूमिंग अवे इनटू द ब्लैक, वो अंधेरे में गायब होते हुए पेश किए गए हैं कि उनकी भी रोशनी खत्म होती जा रही है। मशरूम्स ऑफ द नथिंग फॉरेस्ट, और जो नथिंग फॉरेस्ट मतलब ऐसा जंगल जो कुछ नहीं, उसके जो मशरूम्स हैं, क्लाउडिंग दियर स्पोर्स द वायरस ऑफ गॉड, उन्हें जो है वायरस ऑफ गॉड कहा गया है। क्लाउडिंग दियर स्पोर्स, जो अपने स्पोर्स को क्लाउड किए हुए हैं। दिस सरियल इमेजरी, ये जो सरियल इमेजरी है, रिफ्लेक्ट्स पेश करती है अविजन, एक दृश्य ऑफ क्रिएशन, निर्माण का, इन्फेक्टेड, जो कि दूषित है, एंड करप्टेड, भ्रष्ट है, अ वर्ल्ड ड्रेन्ड ऑफ मीनिंग, और एक ऐसी दुनिया की तस्वीर या दृश्य पेश करते हैं कि जो ड्रेन्ड ऑफ मीनिंग, जिससे मतलब या अर्थ जो है वो खत्म हो चुका, यानी बेमतलब ही जिंदगी लोग जीते जा रहे हैं बस। द पोएम, ये जो कविता है, ऑल्सो पोर्ट्रेज, ये पोर्ट्रे करती है, और क्या पोर्ट्रे करती है, ह्यूमन लाइफ को, एज एम्प्टी, बिल्कुल खाली, एंड ब्रोकन, और बिखरी हुई, टूटी हुई, थ्रो हॉन्टिंग इमेजेस, डरावनी तस्वीरों के जरिए, ऑफ डिस्कार्टेड ऑब्जेक्ट्स, घृणित ऑब्जेक्ट्स या चीज़ों के तस्वीरों के जरिए इसे दिखाते हैं। अशु, ये दिखाते हैं कि एक जूता है विथ नो सोल, जिसमें सोल नहीं है। रेन सोडन, जिसने पूरी बारिश को अपने अंदर समो लिया है। लाइंग ऑन अ मूर, एक मूर बंजर जमीन पर पड़ा हुआ है। बिकम्स अ मेटाफर, ये मेटाफर बन जाता है फॉर पीपल, उन लोगों के लिए, हु आर, जो हैं रूटलेस एंड पर्पसलेस, ऐसे लोग की जिनकी शुरुआत उनको नहीं पता है और जिनका अंत भी उनको नहीं पता, यानी उनका दुनिया में आने का क्या मकसद था और दुनिया में रहने का क्या उद्देश्य है, उनको कुछ नहीं पता। द गार्बेज कैन, और ये जो इन्होंने गार्बेज कूड़े करकट का कैन दिखाया है ना, बॉटम रस्टेड अवे, जिसका जो बॉटम है, जो तली है, वो जंग लग चुकी है उसमें, इज अनादर स्ट्राइकिंग इमेज, ये एक और स्ट्राइकिंग इमेज है ऑफ डिके, विनाश का, विनाश की, एंड फ्यूटिलिटी, और बर्बादी की। सिंबलाइजिंग, ये सिंबलाइज करती है द स्पिरिचुअल इम्पिटीनेस, दैवीय खालीपन को, ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता की, कि आधुनिक जो सभ्यता है वो पूरी तरह से स्पिरिचुअली खाली हो चुकी है, उनके अंदर किसी तरह की भावनाएं नहीं है, ना तो वो किसी के प्रति उदार हैं, ना विनम्र हैं, कुछ नहीं, बस मटीरियल चीज़ों में लगे हुए हैं। इवन डोमेस्टिक इमेजेस, यहाँ तक कि जो घरेलू तस्वीरें इन्होंने दिखाई हैं, जैसे कि कोट है, इन डार्क कपबोर्ड, जो कि एक अंधकारमयी अलमारी में टंगा हुआ है, इन अ साइलेंट रूम, एक खामोश कमरे में, इवोक स्टेरिलिटी, ये भी स्टेरिलिटी को इवोक करता है, जगाता है। लोनलीनेस, अकेलेपन को जगाता है, एलियनेशन, और अलगाव को भी हमारे अंदर जगाता है। द मोस्ट चिलिंग ह्यूमन इमेज, जो सबसे ज़्यादा चिलिंग, डरावनी, भयावह ह्यूमन इमेज है ना, कम्स नियर द एंड, वो अंत में आती है। दिस फेस, एक चेहरा दिखाते हैं, स्मोकिंग, इट्स अ सिगरेट, जो अपनी सिगरेट पी रहा है, बिटवीन द डस्क विंडो, धुएं से भरी हुई विंडो के बीच में, एंड फायर्स एम्बर्स, और सुलगते हुए अंगारों के बीच में। नियर द फेस, उसी चेहरे के पास में, दिस हैंड, ये जो हैंड है, मोशनलेस, स्थिर है, उसमें कोई गति नहीं है, कोई या कहिए कि उसमें जान नहीं है। हेयर, यहाँ पर ह्यूज क्या करते हैं, सजेस्ट अ पैरालिसिस ऑफ स्पिरिट ह्यूमैनिटी, यहाँ पर जो ह्यूज हैं वो इंसानों की आत्मा में जो पैरालाइज हो चुकी है ना, उसको पेश करते हैं कि जो आत्मा है ना वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है।
इज अलाइव फिजिकली, वो व्यक्ति फिजिकली तो अलाइव है येट स्पिरिचुअली डेड, वो आत्मीय तौर पर मर चुका है, यानी वो खुद जिंदा है, आत्मा मर चुकी। थ्रो सच स्टॉक इमेजरी, इस प्रकार की स्टॉक इमेजरी के जरिए ह्यूज क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं क्रिएशन को, निर्माण को, नॉट एज डिवाइन, दैवीय या देवताओं की तरह नहीं, देवतुल्य नहीं या देवतुल्य व्यवस्था के तौर पर नहीं, बट एज केओस, बल्कि उसे वो अस्त व्यस्त, इम्पटीनेस, खालीपन एंड हॉरर, और डर से भय से भरा हुआ दिखाते हैं। ह्यूमैनिटी शोन, मानवता को दिखाया गया है एज स्पिरिचुअली पैरालाइज्ड, कि वो दैवीय तौर पर पैरालाइज हो चुकी है, उसको लकवा मार गया है। अनेबल टू स्केप डिके, वो विनाश से नहीं बच पा रही है। कौन? ह्यूमैनिटी, मानवता, सारे इंसान। इकोइंग द क्रोज शिवरिंग रियलाइजेशन, इकोइंग द क्रोज शिवरिंग, वो कौवे के थरथराने को, कांपने को दिखाते हैं, बढ़ा चढ़ाकर बताती हैं। रियलाइजेशन ऑफ द हॉरर ऑफ क्रिएशन, यानी जब वो कौवे को रियलाइजेशन होता है हॉरर ऑफ क्रिएशन का, यानी जो ये निर्माण किया गया ये भय मुक्त नहीं है, लोग डर से भरे हुए हैं, चिंताओं से भरे हुए हैं, तो ये बात उसको जो है वो कंपा देती है। वो ये बात सोच करके या रियलाइज करके क्या होता है, वो शिवर, कांप जाता है। ज़बरदस्त इमेजरी यूज़ करी इन्होंने दुनिया की, इंसानों की, मज़ेदार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 एंड द लास्ट वन, डिस्कस करिए द सिंबॉलिक रोल ऑफ क्रो, क्रो के प्रतीकात्मक रोल को इन क्रोअलाइट्स में, और हाउ डज ह्यूज यूज द क्रो टू क्रिटिक रिलीजियन, क्रिएशन एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस, और ये बताइए कि किस तरह से ह्यूज ने क्रो को यूज़ किया है क्रिटिसाइज करने के लिए धर्म को, हमारे निर्माण को, एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस, और इंसानों के अस्तित्व को, यानी इंसानों के अस्तित्व, उसके निर्माण और उसके धर्म को क्रिटिसाइज करने के लिए ह्यूज ने क्रो को किस तरह से यूज किया है वो बताना है। चलिए देखते हैं। इन क्रोअलाइट्स द क्रो इज मोर देन एन एनिमल, उसे एक जानवर से ज्यादा दिखाया गया है। फिगर, इट इज अ सिंबल ऑफ मिथ, ये पौराणिक कथाओं का प्रतीक है, क्रिटिक का प्रतीक है, और डिवाइन एब्सेंस का भी प्रतीक है। डिवाइन, दैवी, एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति। ह्यूजेस ऑफन यूजेस, ह्यूज जो है ये ऑफन यूज करते हैं प्रायः एनिमल्स को टू एम्बॉडी, पेश करने के लिए, प्राइमल ट्रुथ्स, प्राइमल सच्चाई को या ट्रुथ्स को, एंड हेयर, और यहाँ प्राइमल मतलब जो शुरू से चली आ रही है, हेयर यहाँ पर द क्रो बिकम्स, जो कौवा है वो बन जाता है, विटनेस गवाह, एंड जज ऑफ रुइंड स्टेट ऑफ क्रिएशन, और एक जज बन जाता है रुइंड स्टेट ऑफ क्रिएशन, इस निर्माण की बर्बाद हो चुकी स्थिति का, यानी वो देख रहा है कि सब कुछ खत्म है, अस्त व्यस्त है। अनलाइक द क्रिश्चियन गॉड से अगर तुलना करिए, हु इज एब्सेंट, जो एब्सेंट है, फ्रॉम द पोएम, इस कविता में, द क्रो ऑब्जर्व्स एवरीथिंग, क्रो हर चीज ऑब्जर्व करता है, क्रिश्चियन गॉड ऑब्जर्व नहीं कर पाता, ये बताना चाह रहे हैं ये। नथिंग स्केप्स हिम, उसकी नज़र से कुछ नहीं बच पाता, नथिंग कुड स्केप, कुछ नहीं। दिस ओमनीसाइंट रोल, ये जो ओमनीसाइंट रोल है, यानी हर चीज़ को देखने वाला जो रोल है ना, गिफ्ट्स द क्रो, ये क्रो को, कौवे को देता है गॉड लाइक पावर, एक देवता की शक्ति। येट हिज विजन इज ब्लीक, फिर भी जो वो देख रहा है ना वो सब बंजर है। नॉट रिडेम्पटिव, निजात वाला या मोक्ष देने वाला नहीं है, बल्कि बंजर है, दुख से भरा हुआ है। द क्रो, जो कौवा है, शिवर्स, कांप जाता है, एट द हॉरर ऑफ क्रिएशन, इस क्रिएशन के हॉरर, भय को देख करके। रिकग्नाइजिंग दैट, ये पहचानते हुए कि लाइफ इट सेल्फ हैज़ बिकम करप्टेड, की जिंदगी खुद भ्रष्ट हो चुकी है। द वायरस ऑफ गॉड इमेजरी, वायरस ऑफ गॉड की जो इमेजरी है, डायरेक्टली क्रिटिक्स, वो सीधे सीधे क्रिटिक करती है क्रिश्चियन क्रिएशन मिथ्स को, जो ईसाई धर्म में निर्माण की मिथ्स को बताते हैं, यानी पौराणिक कथाएं जो क्रिश्चियन धर्म में बताई गई हैं उनकी क्रिटिसाइज करती है। सजेस्टिंग दैट, ये सजेस्ट करते हुए कि द मेल गॉड हैज़ इन्फेक्टेड द वर्ल्ड, की जो मेल गॉड है उसने दुनिया को इन्फेक्ट, दूषित कर दिया है, विथ स्टेरिलिटी एंड वायलेंस, स्टेरिलिटी से और वायलेंस से, रादर देन लव, प्यार की अपेक्षा। इन दिस सेंस, इस सेंस में, द क्रो एक्सपोजेस द फेल्योर ऑफ रिलीजन, जो क्रो है वो फेल्योर ऑफ रिलीजन को एक्सपोज करता है। टू प्रोवाइड स्पिरिचुअल मीनिंग प्रोवाइड करने के लिए, रिप्लेसिंग गॉड, गॉड को रिप्लेस करते हुए, एज द ऑब्जर्वर, एक निरीक्षक के तौर पर, ऑफ ह्यूमैनिटीज डीके, मानवता की विनाश का।
यानी कि जो कौवा है वो धर्म की असफलता को दिखाता है, और ये हमें स्पिरिचुअल प्रोवाइड स्पिरिचुअल मीनिंग, हमें ये स्पिरिचुअल या दैवीय मतलब को समझाता है। और वो ये गॉड को, ईश्वर को क्या करता है, रिप्लेस करता है एज एन ऑब्जर्वर के तौर पर, ठीक है, जो ह्यूमैनिटीज़ की विनाश को नहीं देख पा रहा है, जैसा ऊपर बताया गया है। फर्दर मोर, यानी ये समझिए कि इन्होंने कौवे को ही ऐसा बता दिया है कि वो पूरी दुनिया को एक अपनी दृष्टि से देख रहा है, उसकी नज़र से कुछ बच के नहीं जा पा रहा है। लोगों के दुख, उनका खालीपन, उनका बंजरपन, उनका अलगाव, उनका अजनबीपन, सब उसको दिखाई दे रहा है। फर्दर मोर, आगे द क्रो सिम्बोलाइजेज, ये क्रो प्रतीक प्रस्तुत करता है मॉडर्न एलियनेशन का, आधुनिक अलगाव का, एंड डिसइल्यूजनमेंट, और हमारे भ्रम का। द अबंडंट ऑब्जेक्ट्स, और जो छोड़ी हुई त्यागी हुई चीज़ें हैं ना, जैसे कि शू है विदाउट अ सोल, जिसमें सोल नहीं है, अरेस्टेड गार्बेज कैन है, जंग लगा हुआ गार्बेज कैन, अ मोशनलेस हैंड है, स्थिर हाथ या निर्जीव हाथ, ऑल रिप्रेजेंट ह्यूमैनिटीज लॉस ऑफ वाइटैलिटी। ये सारी चीज़ें मनुष्य के अंदर से, यानी इंसानों से वाइटैलिटी, जिंदगी के चले जाने को दिखाती हैं, कि बस वो जी रहे हैं ज़बरदस्ती, शरीर जिंदा है, आत्मा खत्म हो चुकी, मर चुकी। द क्रोज रोल इज नॉट टू रिडीम, जो क्रो का रोल है ना वो रिडीम करने का नहीं है, बट टू स्टेयर अनफ्लिकिंगली एट दिस एम्प्टीनेस, बल्कि वो इस खालीपन को बिना पलक झपकाए देखने का रोल है उसका। उनको रिडीम करना, उनको मतलब उससे निकालना, उनको मोक्ष देना, ये काम नहीं है। इन सीइंग ऑल, सबको देख करके, द क्रो बिकम्स, जो कौवा है वो बिकम्स हो जाता है, अ डार्क प्रॉफिट, एक अंधकारमयी मैसेंजर, फोर्सिंग रीडर्स, जो रीडर्स को फोर्स करता है टू कन्फ्रंट रियलिटी, कि वो सामना करें असलियत का, विदाउट इल्यूजन, बिना किसी भ्रम के, बिना किसी झूठ के। दस, इस तरह से, द क्रो, जो कौवा है, एम्बॉडीज ह्यूज क्रिटिक ऑफ रिलीजन, वो ह्यूज के धर्म के क्रिटिक का क्या प्रतीक बन जाता है, एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस, और इंसानों के अस्तित्व की क्रिटिक का प्रतीक बन जाता है। वेयर, जहाँ पर गॉड इज साइलेंट, गॉड साइलेंट है। द क्रो सीज, जबकि कौवा देख रहा है। वेयर क्रिएशन शुड बी लाइफ अफर्मिंग, इट इज इंस्टेड, जहाँ पर जिंदगी को कैसा होना चाहिए, लाइफ अफर्मिंग, वो सॉरी क्रिएशन को होना चाहिए कि उसमें जीवन है, लेकिन इट इज़, ये है, इंस्टीड हॉरिफिक, इसके बजाय भयानक है, डरावनी है। बाई यूजिंग द क्रो, क्रो को इस्तेमाल करके, एज बोथ, दोनों के रूप में, ऑब्जर्वर भी और जज भी। ह्यूज प्रेजेंट्स अ विजन, ह्यूज एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं ऑफ वर्ल्ड, दुनिया की, डिवॉइड ऑफ ट्रांसेंडेंस, जो अपने आप को ऊपर उठाने में अक्षम है, यानी वो अपने आप को उस दुनिया से, उस शरीर से छुटकारा नहीं दे पा रहे हैं, दुख से छुटकारा नहीं दे पा रहे हैं, उसी में बंधे हुए हैं। और कहते हैं कि वेयर ह्यूमैनिटी इज ट्रैप्ड, जहाँ पर जो ह्यूमैनिटी है ना, वो कैसी हो गई है, फंस चुकी है बुरी तरह से, इन स्पिरिचुअल डिके, अपने दैवीय विनाश में। ठीक है भाई, अच्छा यूज़ किया है और अच्छे से लिखा भी है इन्होंने। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को विज़िट करिए। जितनी भी प्ले लिस्ट हैं LT ग्रेड मेंस की, बहुत सारी, मुझे लगता है 35-40 हो गई होंगी अब तक, सभी को पढ़ जाइए और पेपर को बढ़िया से मजबूती से फिर लिख करके आइए। देखिए, जितना ज़्यादा तैयारी करेंगे ना, जितना ज़्यादा बार बार रिवाइज करेंगे क्वेश्चंस को, आंसर्स को, उतना ही ज़्यादा आपका पेपर अच्छे जाने की उम्मीद रहेगी। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं। अच्छा, एक और चीज़, आप PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।